नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विद्युत विभाग के ऑपरेटर से हुई 13 लाख की लूट में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 आरोपियों सहित रकम जब्त। अरविंद नगर से शराब दुकान हटाने महिलाओं ने किया आंदोलन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप की कार्यवाही की मांग। आदिवासी आरक्षण को लेकर लगातार चल रहा आंदोलन। बिलासपुर रायपुर सड़क किया गया जाम। और सिम्स में शुरू हुआ MBBS का नया सत्र। देहदान के लिए डीन ने की अपील। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सोमवार की शाम को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दयालबंद में स्थित कार्यालय सहायक अभियंता लिंक रोड जोन नगर संभाग 1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस में लगभग 13,33,000 रुपए की लूट हुई। 4 लुटेरों ने बिजली कर्मचारी के चेहरे पर नशीली दवा छिड़ककर चाकू की नोक पर उसे बंधक बना लिया और बिजली ऑफिस के अंदर ATP मशीन में रखे पैसों को लेकर वहां से फरार हो गया। देर रात तक डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार आरोपियों को पकड़ने में बिलासपुर पुलिस को सफलता मिल गई और सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग शामिल है। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए आरोपी बीते 15 दिन से घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। घटना में जो पिस्टल उपयोग किया गया है वह नकली निकला। पुलिस ने लूटे गए रकम को भी बरामद कर लिया है। घटना करने के बाद आरोपी रतनपुर और खूटाघाट की तरफ भाग गए थे। मामले का खुलासा SSP पारुल माथुर ने किया। इसमें टोटल 7 लोग पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन में। 4 लोग इसमें घटनास्थल में अंदर घुसे थे और 3 अन्य व्यक्ति प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। इसमें टोटल जो 13,33,000 रुपये जो इसमें लूटा गया था, उसमें से 11,70,000 रुपये 6 आरोपियों से रिकवर करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हो चुकी है। इसमें मेन जो मुख्य प्लानर था पिंटू यादव करके एक व्यक्ति है, जो कि 60 साल का है, विकलांग है। ये पूर्व में बिजली विभाग में लाइनमैन का कार्य कर चुका है और उस ऑफिस में अक्सर वो आना जाना करता था। उसको ये जानकारी थी कि ATP मशीन में भारी मात्रा में पैसा डिपॉजिट होता है और क्योंकि कल बिजली बिल डिपॉजिट करने की आखिरी डेट थी, तो नॉर्मल डेज से करीब डबल अमाउंट इसमें इस्टेब्लिश था। जो भी इसमें जो इन लोगों ने घटना के बाद जो ये लोग गए हैं मधुबन शमशान घाट, वहाँ इन्होंने पैसों का आपस में वितरण किया है। उसके बाद ये लोग अलग अलग स्थानों पे चले गए हैं। हर मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं, जहां कलेक्टर के द्वारा उन समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जा रहा है, ताकि आम जनों को समस्याओं से राहत मिल सके। कलेक्टर के जनदर्शन में फरियादी राशन कार्ड, आवास, जमीन का मामला सहित रोड नाली की समस्याओं से परेशान होकर पहुंच रहे हैं। जलकर का मैनुअल रजिस्टर स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी को उपलब्ध नहीं कराने के कारण 18,000 परिवारों से जलकर की वसूली नहीं हो पा रही है। राजस्व अधिकारी राजेंद्र कुमार पात्रे ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड संबंधित कंपनी को उपलब्ध करा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4 करोड़ 38 लाख और वर्ष 2021-22 में 4 करोड़ 73 लाख रुपए जलकर की वसूली हुई थी। पिछले 5 साल से छूटे जलकर बकायादारों से इस वर्ष एक साथ 5 वर्षों का कर एक साथ लिया जाएगा। इससे निगम को करीब 8 करोड़ राजस्व प्राप्त होगा। अशोकनगर मार्ग में वाहनों के गुजरने के साथ धूल का गुबार उठता है और लोग इसमें नहा उठते हैं। आसपास दुकानदार इस समस्या का पूरे समय सामना करते हैं। अमृत मिशन के लिए खुदाई के बाद से यह स्थिति पैदा हुई है। शहर को धूल मुक्त बनाने जो चुनावी ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था, उसे 15 साल हो गए। मौजूदा कांग्रेस शासन को 4 साल हुए हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकाल में केवल खुदाई और पटाई का कार्य किया गया। अब तमाम सड़कें बूढ़ी और जर्जर हो गई है। इसमें उड़ती धूल शहरवासियों को बीमार बना रही है। सरकंडा के अशोकनगर मार्ग का अमृत मिशन का कार्य करने वाली कंपनी ने बेड़ा गर्क कर दिया। रेस्टोरेशन नहीं किया, जिससे सारा दिन सड़क पर धूल का गुबार उठता है। दुकानदारी चौपट होने की शिकायत करते व्यापारी कहते हैं
इस दुश्वारी से जाने कौन उन्हें मुक्ति दिलाएगा। यहाँ से जब से अमृत मिशन का जो बना है ना खुदाई करके चल दिए हैं, उसी का पूरा धूल ना पूरे मोहल्ला वाला तरफ से सामने कॉलोनी देख लीजिए, पूरा धूल। बड़े बड़े डॉक्टर लोग रहते हैं, वहाँ पे गड्ढा हो गया है, वो देखिए कई ऑटो पलट चुका है, कितने जने जख्मी हो चुके हैं, बाइक वाले पलट जा रहे हैं, है ना। यानी दिन भर धूल से सभी लोग परेशान हैं सर। सरकंडा मुख्य मार्ग से अशोकनगर के बीच करीब 100 मीटर सड़क खोदकर उसमें मिट्टी पटाई कर छोड़ दिया है, जिससे उठते गर्दो गुबार से सभी लोग हलाकान हैं। धूल उड़ते ही लोगों का दम घुटने लगता है। इधर से गुजरना मतलब धूल से सन जाना तय है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर में शराब दुकान हटाने की मांग करते हुए महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हल्ला बोला। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याएं गिनाई और शराब दुकान के कारण मोहल्ले में चाकूबाजी और मारपीट की घटनाएं होने की जानकारी अधिकारियों को दी। बंधुआपारा अरविंद नगर की महिलाएं शराब दुकान को बस्ती से हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। उनकी ये मांग काफी पुरानी है, मगर अब तक वहां से शराब दुकान को नहीं हटाया गया है। आक्रोशित महिलाओं ने फिर से अपनी मांग को पूरा कराने कलेक्ट्रेट पहुंच गईं और यहां जमकर प्रदर्शन किया। मुख्य द्वार को घेरकर महिलाओं ने यहां अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि शराब दुकान की वजह से आए दिन लड़ाई झगड़ा और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। मोहल्ले में नशेबाज असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे महिलाएं और युवतियां सुरक्षित नहीं हैं। दारू भट्टी को हटाने नारे लगाकर अधिकारियों तक उन्होंने अपनी बातें पहुंचाई। हम लोग वार्ड क्रमांक 63-65 से हम सब महिला आवेदन लेके आई है, कलेक्टर महोदय के पास आई है और शैलेश पांडे एसपी और आबकारी सभी से यही निवेदन करते हैं कि आए दिन वहाँ गाली गलौज होता है, मारपीट हो रहा है, अश्लील तरीके से गाली गलौज हो रहा है। सुबह 4 बजे से उठ के अवैध दारू की वहाँ बिक्री हो रही है, मोटी रकम उगाई जा रही है। तो आपसे बस यही हम लोग निवेदन करते हैं कि आप हमारी मांग पूरी करो, दारू भट्टी को हटाओ। बच्चों के ऊपर अगर शोषण होता है, अत्याचार होता है, घर में नशे में आके छोटे छोटे बच्चे घर में माँ बाप से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ चलना मुश्किल हो गया, तो इसको ड्रामा कहते हैं क्या? 7 साल पुराना पावती भी हम रख के आए हैं और झूठ बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई भी पावती नहीं आया। 2020 का भी पावती आया है। इनके मुताबिक बंधुआपारा बसोर मोहल्ले में चल रही शराब दुकान की वजह से दिन में माहौल तो खराब रहता ही है, रात में भी शराब दुकान बंद होने के बाद यहां अवैध बिक्री की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग और सरकंडा पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत से कोच ये शराब बेचते हैं। इसके चलते मोहल्ले का माहौल अशांत हो गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कोनी स्थित बिलासा ताल के पीछे बॉम्बे आवास में रहने वाले लोग असामाजिक तत्वों से खासे परेशान हैं। आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा अंधेरे का फायदा उठाकर इस मार्ग पर आने जाने वाले राहगीरों से लूटपाट, मारपीट और अश्लील हरकतें की जाती है, जिसकी शिकायत कई मर्तबा बॉम्बे आवास में रहने वाले ग्रामीणों ने कोनी थाना और एसपी कार्यालय में की है। लेकिन इन असामाजिक तत्वों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते इनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ निवासरत महिलाओं का कहना है कि यहाँ सड़क, लाइट और पुलिस का पहरा हो जाए तो इन असामाजिक तत्वों के हौसले टूट जाएंगे और हो रहे अपराधों पर अंकुश लगेगा। इन्हीं मांगों को लेकर महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोई दिक्कत है 6 बजे के बाद पूरा उधर आने जाने के लिए सब डरते हैं। बच्चे लोग भी स्कूल, बच्चे लोग को रोक के मतलब मार रहे, पीट रहे हैं बच्चे लोगों को भी। कौन मारता पीटते हैं? वहाँ अंधेरे का फायदा उठाते हैं। स्कार्फ लगा रहे थे, चेहरा नहीं है, लाइट भी नहीं है और रोड भी नहीं है, पूरा जंगल है, तो कैसे पहचानेंगे? 3-4 आ जाते हैं और लूट मार कर अपना घुस जाते हैं। जब तक बुलाते तक हम लोग गायब हो जाते हैं। तो कहाँ से इंसान उसको पकड़ पाएंगे और किसको ढूंढेंगे? और पूरा चेहरे में मास्क गमछा बांध के आए रहते हैं, तो उसको कैसे पहचानेंगे बताओ? प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के लिए काउंसलिंग का आयोजन बर्जेस कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में मंगलवार को किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक, स्वामी आत्मानंद शाला के प्रभारी आरजे सवाल की मौजूदगी में पदोन्नति के लिए चयनित शिक्षकों से पूछा गया कि वे रिक्त पद वाले उस स्कूल में रहना चाहते हैं या दूसरे स्कूल में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण लेना पसंद करेंगे। इसके आधार पर सबसे पहले दिव्यांग सहायक शिक्षकों को यह अवसर दिया गया।
इसके बाद महिला शिक्षक और उसके बाद पुरुष शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल किया गया। पहले दिन तखतपुर और कोटा विकास खंड में पदस्थ सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। प्राथमिक शाला के पदोन्नति की कार्रवाई चल रही है और उसमें पदांकन के लिए काउंसलिंग के माध्यम से पहले निःशक्त, फिर महिला, फिर पुरुष, इस क्रम से बुलाया जा रहा है। और अभी तखतपुर विकासखंड का लगभग हो गया है। जो भी संस्था का चयन कर रहे हैं उसको यहाँ पर काउंटर बना हुआ है, उसमें हस्ताक्षर कराया जा रहा है और उसको तुरंत रवाना कर दिया जा रहा है। करीब 2.5 साल से खड़ी सिटी बसों को फिर से सड़कों पर दौड़ाने कागजी कार्यवाही चल रही है। हाल ही में निगम में 2 कंपनी ने टेंडर के लिए आवेदन लगाया था। कलेक्टर की अनुमति के बाद बहुत ही जल्द टेंडर कमेटी की बैठक आयोजित होने वाली है। कमेटी में आरटीओ, जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस, कार्यपालन अभियंता अनुपम तिवारी और पीडब्ल्यूडी के ई निर्मलकर टोप्पो को शामिल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार प्रथम चरण में 25 बसों को ठीक कराकर चलाने की योजना है। उसके 45 दिन के बाद 15 बसें और सड़कों पर दौड़ने लगेगी। बाकी बची 10 बसों को 5 से 6 महीने के भीतर चलाया जाएगा। कुल मिलाकर सिटी बस को दौड़ाने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आरक्षण कटौती को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे बिलासपुर रायपुर मार्ग 5 घंटे तक बाधित रहा। समाज के लोगों ने आरक्षण वापस नहीं मिला तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय मार्ग के भोजपुरी टोल प्लाजा के पास सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने आरक्षण कटौती को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिससे नेशनल हाईवे में वाहनों की लंबी कतार लग गई। ब्लॉक स्तरीय चक्का जाम में पहुंचे समाज के लोगों ने आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा मचाया। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम की सूचना प्रशासन को 1 दिन पहले ही दे रखी थी। हजारों की संख्या में पहुंचे समाज के लोगों ने राज्य सरकार से गुहार लगाते हुए यह भी कहा कि अगर आरक्षण वापस नहीं हुआ तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमार मन के आंदोलन है जो शासन है जिला हमला हक अधिकार मिले रही से 32% आरक्षण एमा कटौती करके 20% आरक्षण करे थे। एक खिलाफ हमन विरोध करत हन और हमन शासन प्रशासन से ये भी मांग करत हन कि जितना जनसंख्या वो आधार पर आरक्षण दे। इतनी आंदोलन करने के बाद ये स्थिति है कि आज 32% को 20% कर दिया। आज हमारे पूर्वजों के द्वारा जेल जाके मार खा के आज 32% को लिए थे, आज हाई कोर्ट ने 20% किए हैं। तो ये तो बहुत आदिवासी समाज के लिए बहुत दैनिक स्थिति है और ये आज हम 32% लेके ही रहेंगे। पूरा 32% आरक्षण को वापस लेने के लिए हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं हम लोग। और हाँ, सरकार से हमारी ये अनुरोध है कि हमारा 32 का 32% हमारा पूरा किया जाए। हमारा आर्थिक नाकेबंदी को लेकर प्रशासन और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद आपातकालीन सेवा जैसे एम्बुलेंस और छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। सर्व आदिवासी समाज की तरफ से आर्थिक नाकेबंदी के संबंध में ज्ञापन कल मिला था, जिसमें मालवाहक गाड़ियों को रोका गया है, जो बड़े ट्रक्स हैं उनको रोका गया है। बाकी छोटी गाड़ियों को और एम्बुलेंस और जो अनिवार्य सेवाएं हैं उसको चालू रखा गया है। थाना हिडी के भोजपुरी गांव में यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आरक्षण को लेके ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी को लेकर चक्का जाम आहूत किया गया है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ हम लोग निकाल रहे हैं और चक्का जाम जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। लगातार हो रहे आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि यह आरक्षण कटौती को लेकर राज्य सरकार आगे क्या फैसला लेती है। लोकसर टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। हिर्री थाना क्षेत्र के कबरा कापा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव में ही झाड़ियों में एक नवजात का भ्रूण मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात का पंचनामा कर शव परीक्षण के लिए सिम्स भिजवा दिया। पुलिस को आशंका है कि अवैध संबंध को छुपाने नवजात को यहां लाकर फेंका गया है। बहरहाल पुलिस आसपास के गांव से जानकारी जुटा रही है।
बाल दिवस के मौके पर आयोजित अंतर्राज्यीय क्विज कंपटीशन में बिलासपुर महर्षि विद्या मंदिर की टीम विनर रही। कार्यक्रम का शुभारंभ तखतपुर विधायक रश्मि सिंह ठाकुर, सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर GS पटनायक ने संयुक्त रूप से किया। सेंट जेवियर स्कूल भरनी में बाल दिवस के मौके पर अंतर्राज्यीय क्विज कंपटीशन में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 113 स्कूली टीमों ने भाग लिया। विभिन्न स्कूलों से आए 300 प्रतिभागी बच्चों से आयोजन की भव्यता बढ़ गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के तहत बाल दिवस को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए तखतपुर विधायक रश्मि सिंह ठाकुर ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी, साथ ही अपने प्रदेश के विकास में आगे चलकर महती भूमिका अदा करने कहा। सेंट जेवियर भरनी में बाल दिवस 14 नवंबर के अवसर पर बच्चों के बीच क्विज कंपटीशन जो कि राष्ट्रीय स्तर का है, उसमें 36 स्कूलों की टीम ने भाग लिया। इसमें आकर के और बच्चों को बधाई देने का और उनकी प्रतिभाओं को देखने का अवसर मिला। मैं आयोजन के लिए जेवियर भरनी और उनके पूरे प्रबंधन और स्टाफ को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उड़ीसा से आए क्विज मास्टर प्रीतिमान और उनकी टीम ने कंपटीशन का संचालन किया। सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंध निदेशक GS पटनायक ने कहा, आजकल के बच्चे प्रतिभाशाली हैं। शिक्षा की नई नीति का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास और बौद्धिक विकास करना है, जिससे देश की प्रगति में जागरूक शिक्षक और जिम्मेदार लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। सेंट जेवियर स्कूल भरनी में हम लोग क्विज मनिया बोल के एक ऑल इंडिया लेवल क्विज कंपटीशन कर रहे हैं चिल्ड्रंस डे के नाम पे। तो 36 स्कूल्स आए हैं बाहर से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बाहर से काफ़ी टीम्स आए हुए हैं। हमारा क्या लक्ष्य है कि बच्चे का जो नॉलेज कितना दूर तक है और ये जो बच्चे अभी आएंगे इनको हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि हर साल हम लोग इंटर जेवियर टैलेंट कंपटीशन करते जो 22-23 दिसंबर को होने जा रहे हैं उड़ीसा में, तो फाइनलिस्ट वहां जाके पहुंच जाएंगे। और इसमें प्राइजेस भी है, फर्स्ट प्राइज कैश अवार्ड भी है, काफ़ी अच्छा अवार्ड्स दे रहे। जानकारी कैश अवार्ड कितना 5,000 कैश अवार्ड भी है जो विनर्स लोग को। यही हमारा उद्देश्य है। डिफरेंट टीम्स हैं, बहुत सी 10-12 टीम तो कल हमारे विद्यालय में आ गई थी, कल शाम से आई हुई थी और उनको हमने यहाँ पर रोका हुआ है। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, अभी जो भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू करी है 2020 शिक्षा नीति NEP 2020, उसके उद्देश्य के अधीन की हम चाहते हैं कि हर बच्चे का एक सर्वांगीण विकास हो और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए NEP के अकॉर्डिंग हमने ये कार्यक्रम किया है। और इस कार्यक्रम में जो है बच्चों ने बहुत अच्छे तरह आगे बढ़कर भाग लिया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी स्कूल्स का, उनके प्राचार्य का, प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का और सभी बच्चों का जो हमारे इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल बनाया। चुनौतीपूर्ण क्विज कंपटीशन में उम्दा प्रदर्शन के दम पर महर्षि विद्या मंदिर बिलासपुर की टीम में शामिल कशिश और उन्नति जैन ने प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर DPS धमतरी के ओम साहू, अंजनेया पवार और तीसरे स्थान पर KPS रायपुर की टीम में शामिल स्निग्ध मोहंती और श्रीमंत सतपति रहे। बच्चों का उत्साह बढ़ाने सेंट जेवियर स्कूल परिवार के CEO श्री प्रभाकर पटनायक, डायरेक्टर लेखाश्री विजय लक्ष्मी पटनायक और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश में 52% आबादी का दावा करते हुए OBC महासभा ने जातिगत जनगणना कराने और इस अनुपात में आरक्षण देने की मांग की है। इस सिलसिले में OBC महासभा राजधानी में इसी महीने बड़ा आयोजन करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर OBC महासभा के सदस्यों ने बताया, 20 नवंबर को राजधानी रायपुर में महाधिवेशन और 22 नवंबर को सामाजिक सद्भावना रैली का बड़ा आयोजन किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रदेश में सामाजिक जनगणना कराने और उसके अनुपात में आरक्षण देने की मांग काफी समय से कर रहा है। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तभी हम समतामूलक समाज की कल्पना कर सकते हैं। आज मंडल कमीशन ने जो 27% आरक्षण घोषित किया था 89 में, तो उसका देश के अन्य राज्यों में, कई राज्यों में लागू है 27% OBC आरक्षण, किंतु यहाँ छत्तीसगढ़ में 14% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उतना भी हमारे वर्गों को नहीं मिल पा रहा है।
तो बहुत ही विडंबना है और उसमें हमारा ओबीसी समाज बहुत ही उद्वेलित है और इस आरक्षण को लेके हमारा बहुत बड़ा महारैली होने वाला है। ओबीसी महासभा ने प्रदेश में 52% आबादी का दावा करते हुए उसके अनुसार संविधान की 9वीं अनुसूची में ओबीसी आरक्षण को शामिल करने की मांग की है, जिससे समानता की अवधारणा को पूरा किया जा सके। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विद्युत विभाग के ऑपरेटर से हुई 13 लाख की लूट में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 आरोपियों सहित रकम जब्त। अरविंद नगर से शराब दुकान हटाने महिलाओं ने किया आंदोलन, कलेक्टर को ज्ञापन सौंप की कार्यवाही की मांग। आदिवासी आरक्षण को लेकर लगातार चल रहा आंदोलन, बिलासपुर रायपुर सड़क किया गया जाम। और सिम्स में शुरू हुआ एमबीबीएस का नया सत्र, देहदान के लिए डीन ने की अपील। चिकित्सा विद्यार्थियों को शोध और जटिल ऑपरेशन में मृतदेह रोशनी का काम कर रही है। इसकी वजह से डॉक्टर कई जिंदगियां बचाते हैं। समाज में देहदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो इससे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई में काफी आसानी होगी। देहदान से बड़ा कुछ दान नहीं होता। इससे न सिर्फ आपको संतुष्टि मिलेगी बल्कि आने वाली पीढ़ी के भावी चिकित्सकों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यही नहीं, समय रहते अगर किसी मरीज में दान किए हुए अंग ट्रांसप्लांट किए जाएंगे तो उस मरीज का जीवन संवर जाएगा। सिम्स के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्रों की पढ़ाई शुरू हो गई है, लिहाजा प्रैक्टिकल के लिए उन्हें शव की भी आवश्यकता होती है। एक बॉडी से मेडिकल कॉलेज के 10 से 12 छात्रों को पढ़ाया जाता है। इससे अब कई रोगियों की जान बचने लगी है। इसलिए रक्तदान नेत्रदान की तरह ही देहदान को भी शहरवासियों को बढ़ावा देना होगा। सिम्स में वर्तमान में देहदान करने वालों की संख्या में कमी आई है। छात्रों के पढ़ने और प्रैक्टिकल में उपयोग किए जाने वाले शवों की संख्या अधिक है, जिसके चलते कुछ शव अन्य मेडिकल कॉलेज को भी दिए गए हैं। सिम्स में जो बच्चों का जो एडमिशन का क्षमता है 180 सीट हेतु एमबीबीएस में बच्चे एडमिशन लेते हैं। अभी तक हमारे पास में आज दिनांक तक 140 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। अभी दूसरी काउंसलिंग होने वाली है जिसमें पूरी सीट की फिलअप होने की संभावना है। और जैसा कि आपने पूछा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो एनाटॉमी जो विषय होता है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट फर्स्ट एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन और सुविधा उपलब्ध है। सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने चर्चा के दौरान शहरवासियों से ये अपील की है कि देहदान कर दूसरों के जीवन में फैले अंधकार को मिटाने में अपना बहुमूल्य योगदान जरूर करें। आपका जो देह है मृत्यु के बाद में कोई काम का रहता नहीं है। आप या तो उसको जला देते हैं या तो उसको दफना देते हैं। तो मेरा एक ही सभी जनता को से निवेदन है कि अपने अंग को दूसरे के अंग में प्रतिपादित करके वो उसको जिंदगी दे सकें। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई होगी। एनाटॉमी में छात्रों को बॉडी डिसेक्शन करवाया जाता है ताकि उन्हें शरीर के हर एक अंग, नसों और शरीर की संरचना के बारे में जानकारी मिल सके। इसके लिए डेड बॉडी जरूरी होती है। जरूरत है लोगों को इस विषय में जागरूक होने की ताकि एक बेहतर चिकित्सक के निर्माण में मदद मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के जर्जर भवन की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। लोकसभा टीवी ने इस भवन में पड़ी दरारें और जर्जर हालात को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद नींद से जागे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग की मदद से जर्जर भवन के मरम्मत कार्य को लेकर पत्राचार किया और अंततः अब रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। नए सीएमएचओ चैम्बर के साथ कई बदलाव किए जा रहे हैं। कुछ कमरों को भी फिर से बनाने की योजना भी है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि 20-20 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं।
काम को देखते हुए लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि सीएमएचओ कार्यालय के नए भवन के लिए राज्य शासन ने कोनी में जमीन आवंटित की थी, मगर कार्यालय वहां शिफ्ट नहीं किया गया। सिम्स और जिला अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में गर्भवती महिलाएं व पेट की समस्याओं से पीड़ित मरीजों को सोनोग्राफी कराने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि सिम्स में एक दिन में 100 से अधिक और जिला अस्पताल में भी 100 से अधिक मरीज सोनोग्राफी कराने के लिए ओपीडी में पहुंच रहे हैं। भीड़ होने पर मरीजों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ इन्हें बैठने या खड़े रहने के लिए ओपीडी के सामने पर्याप्त जगह नहीं है, वहीं दूसरी ओर प्रतिदिन 100 से अधिक मरीजों को वेटिंग देनी पड़ रही है। सरजू बगीचा में 12 लावारिस कुत्तों को जहर देकर उसे मारने के मामले में अब तक सिविल लाइन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जबकि एनजीओ एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी के द्वारा इनमें लिखित शिकायत के साथ ही घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया गया है। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक युवक उस वक्त कुत्तों को देख रहा है जो पूरी तरीके से संदिग्ध नजर आ रहा है। मामले में 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण एनजीओ की कार्यकर्ता शगुफ्ता परवीन अपने सदस्यों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंची और थाना प्रभारी से जल्द मामले में जांच कर कार्यवाही की मांग की है। पिछले माह 17 अक्टूबर 2022 को सरजू बगीचा मसानगंज क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति ने 12 कुत्तों को जहर देकर उन्हें मार दिया था, जिसमें से कुछ हेविली प्रेग्नेंट फीमेल डॉग्स भी थी। हम लोग एनिमल क्रुएलिटी को बहुत सामान्य लेते हैं, जबकि ये सामान्य है नहीं। हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करें, और एक्चुअल में हुआ ये है कि पुलिस हमको इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रही है। अब तक उनसे कोई खास हमें सपोर्ट नहीं मिला है। हमारी मांग इतनी सी है कि उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब 20 किलोमीटर के दायरे में घर बैठे जनरल टिकट बनवा सकते हैं। पहले यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के तहत 5 किलोमीटर के दायरे में ई टिकट बनाने की सुविधा थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। आरक्षित टिकट की तरह जनरल टिकट बनाने के लिए रेलवे द्वारा ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। इस योजना की शुरुआत हुए वैसे तो 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस सुविधा को शुरू करने की मुख्य वजह टिकट काउंटर में भीड़ कम करने के अलावा तत्काल जनरल टिकट उपलब्ध कराना और कैशलेस प्रणाली को बढ़ावा देना भी है। रोजाना या सप्ताह में 3 से 4 बार जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी सुविधा है। पहले रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर के दायरे में टिकट बनाने की बाध्यता के कारण यात्रियों को इस सुविधा का लाभ लेने में दिक्कत होती थी। इससे 5 किलोमीटर से अधिक दूरी में रहने वाले यात्री चाहकर भी अपने मोबाइल से टिकट नहीं बना पाते थे। यह व्यवस्था अकेले बिलासपुर रेल मंडल में लागू नहीं हुई है, बल्कि भारतीय रेलवे ने पूरे देश में इसकी शुरुआत की है। इस नई सुविधा को लागू करने के साथ ही रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील भी कर रहा है कि घर बैठे इस ऐप के माध्यम से टिकट खरीदने की इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। रेलवे ने यह भी सूचना जारी की है कि जिन यात्रियों के मोबाइल पर पहले से यह ऐप डाउनलोड है, उन्हें इसे अपडेट करना होगा। वे जैसे ही अपडेट करेंगे 20 किलोमीटर दायरे की जानकारी ऑटोमेटिक आने लगेगी। इसके अलावा जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे यात्री मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रायगढ़ से हजरत निजामुद्दीन जा रही ट्रेन 12409 गोंडवाना एक्सप्रेस में पेंट्री कार मैनेजर से मारपीट और लूट करके भागे 3 आरोपियों को दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने 24 घंटों के भीतर गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू की तो कोच में लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपियों की पहचान हुई। वैन गंगा नदी के पुल के सबसे पास महालंगी नाम का गाँव है। आरपीएफ ने यहां पूछताछ की तो पता चला कि कुछ युवक भागते हुए बस स्टैंड की ओर गए थे और गोंदिया जाने वाली बस में सवार हुए। इसके बाद आरपीएफ गोंदिया और तुमसर की टीम ने अपने सूत्रों की मदद से तीनों आरोपियों को गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों का नाम गलैथा जिला मुरैना निवासी अरविंद सुजान सिकरवार, पोरस जिला मुरैना निवासी मोहन शंकर सिंह तोमर और फूलावली जिला भिंड निवासी रवि सिंह महावीर सिंह बताया गया है। बिलासपुर स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर के पास यात्रियों की सुविधा के लिए रेलिंग लगाया गया है। हाल ही में यहां टाइल्स बदलने का काम किया गया।
जिसके चलते रेलिंग को निकाल दिया गया था। टाइल्स बदलने के बाद एक बार फिर से रेलिंग को यहां लगा दिया गया है, मगर ये रेलिंग यात्रियों के लिए खतरा बना हुआ है। दरअसल यहां केवल गड्ढा करके रेलिंग को खड़ा कर दिया गया है। यात्री रेलिंग को जैसे ही पकड़ते हैं वह जोर से हिलने लगता है। यही नहीं, कई रेलिंग तो नीचे पहुंच जाते हैं, जिससे यात्रियों के गिरने का डर बना रहता है। इस रेलिंग को फिक्स नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।